हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। इसके पहले वाले वीडियो में जो है हम मानव पाचन तंत्र के जो है कुछ पॉइंट को डिस्कस किए थे। आइए आज जो है उसको उसको हम आगे कंटिन्यू करते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में जो है, दो वीडियो में मानव पाचन तंत्र के दो पार्ट हो गए हैं, जिसमें कि मुख गुहा, और मुख गुहा में तीन दांत, जीभ और लार ग्रंथि। उसके बाद में ग्रसनी, ग्रसनी के बाद में ग्रास नली, और ग्रास नली के बाद में जो है अमाशय को हम जिक्र कर दिए थे। आज की वीडियो में जो है अमाशय के बाद हम आगे करेंगे। अमाशय की बात करें, देखिए भोजन, भोजन मुख से आने के बाद मुख गुहा, मुख गुहा के बाद जो है ग्रसनी, और ग्रसनी के बाद जो है ग्रास नली, और ग्रास नली के बाद में जो है अमाशय में पहुंचते हैं। और अमाशय में पहुंचने के बाद जो है भोजन आगे जो है छोटी आंत में जाना होता है। लेकिन होता क्या है कि छोटी आंत में जाने से पहले यहाँ तो अग्न्याशय का एंजाइम्स मिलना होता है, लेकिन अग्न्याशय जो है अपना एंजाइम्स नहीं मिलाते हैं। अग्न्याशय कहते हैं कि भोजन जब तक क्षारीय नहीं होगा तब तक जो हम अपने एंजाइम्स को नहीं मिलाएंगे। अब भोजन तो अभी तक अम्लीय है, अमाशय में है, तो अमाशय में तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल था जो कि एक अम्ल है, और अभी तक तो भोजन अम्लीय है। लेकिन यहाँ पर एंजाइम्स क्या बोलते हैं कि जब तक भोजन को क्षारीय न बनेगा तब तक हम अपना एंजाइम्स को स्रावित न करेंगे। तो होता क्या है कि यहाँ पर कार्य करते हैं यकृत। देखिए आइए यकृत के बारे में पढ़ते हैं कि यकृत किसे कहते हैं। यकृत की बात करें तो यकृत, जिसे अंग्रेजी में लीवर भी कहते हैं, यकृत शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग है, सबसे बड़ा आंतरिक अंग है, और जिसकी वजन की बात करें तो 1.5 से 2 किलोग्राम होते हैं यकृत के वजन। शरीर के अंदर सबसे बड़ी अंग है यकृत, लेकिन शरीर के बाहर सबसे बड़ी अंग की बात करें तो वो है त्वचा। उसके बाद में अगला पॉइंट की बात करें तो यह उदर गुहा के दाईं ओर डायफ्राम से लगा होता है। उदर गुहा कल बताए थे, कल की वीडियो में, कि उदर मतलब पेट को बायोलॉजी में उदर, और खाली स्थान को बायोलॉजी में गुहा कहते हैं। उदर गुहा के दाएं साइड में और डायफ्राम के नीचे। यहाँ पर देखिए फोटो में ये डायफ्राम है, और डायफ्राम के नीचे उधर जो दाहिना साइड है, उधर जो दाहिना साइड है, और यहाँ पर ये रहा जो है यकृत, जो कि लगभग जो है तीन कोना जो होता है, लगभग जो त्रिभुज का आकार का होता है। इसके रंग की बात करें तो रंग जो है गहरा धूसर रंग का होता है। लीवर की कोशिका जो है, लीवर की जो कोशिका जो है हेपेटिक कहते हैं, यानी कि लीवर हेपेटिक नामक कोशिका से बनी होती है। हेपेटिक नामक कोशिका में विशेषता ये होती है कि इसमें जो है रीजेनरेट करने की क्षमता होती है। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए अगर कोशिका 30 से 40% भी अगर डैमेज हो गया, या तो उसको हम तो काट कर हटा देंगे। तो मान लीजिए कोशिका को 30 से 40% भी अगर हम काट को हटा देंगे, तो हेपेटिक कोशिका एक ऐसी कोशिका है जो फिर से जो है शेष भाग को जो है रिजनरेट करके जो है फिर से जो है यकृत को जो है पुरानी अवस्था में ला देती है। उसके बाद में यकृत की बात करें तो मानव पाचन तंत्र में यकृत का मेन काम है पीत रस का स्राव करना, यानी कि यकृत पीत का निर्माण करते हैं, और निर्माण करने के बाद पीत रस को स्राव करते हैं, और स्राव करने के बाद जो है यकृत के नीचे, यहाँ पर देखिए यकृत के नीचे यहाँ पर एक थैली नुमा संरचना होती है, और इस थैली नुमा संरचना को हम क्या कहते हैं, पित्ताशय कहते हैं। यहाँ पर लिखे हुए हैं थैली नुमा संरचना को क्या कहते हैं, पित्ताशय। यकृत पीत रस का निर्माण करते हैं, लेकिन निर्माण करने के बाद जो है पित्ताशय में जमा कर देते हैं। तो यकृत का निर्माण, सॉरी, पीत का निर्माण, पीत रस का निर्माण यकृत में, लेकिन पीत रस जमा होते हैं पित्ताशय में। उसके बाद होता क्या है, आइए हम पीत रस के बारे में जानते हैं कि पीत रस क्या है। तो पीत रस गहरा हरे रंग का क्षारीय द्रव है। उसके बाद में इसका पीएच मान की बात करें तो पीएच मान जो है 7.7 होता है। पीत रस का कार्य क्या है, तो पीत रस जो है अमाशय से आए अम्लीय भोजन को क्षारीय बनाने का काम करता है। यहाँ पर देखिए जैसे यहाँ से अमाशय से भोजन आगे आएंगे, तो जैसे अमाशय से भोजन आगे आएंगे तो यहाँ पर आने के बाद जो है छोटी आंत में प्रवेश करेंगे, लेकिन छोटी आंत में प्रवेश करने के पहले जो है ये जो पित्ताशय से जो है पीत रस आकर यहाँ पर मिल जाते हैं, भोजन में मिल जाते हैं। और जब भोजन में मिल जाते हैं तो भोजन जो है क्या हो जाता है, क्षारीय हो जाता है। और क्षारीय इसलिए बनाते हैं ताकि अग्न्याशी रस, अग्न्याशय जो है अपना अग्न्याशी रस निकाले और अपना एंजाइम्स को निकाल कर जो है भोजन को पचाए।
उसके बाद में पित्त रस का अगला काम है कि वसा के बड़े अणुओं को तोड़कर उसका पायसीकरण करते हैं। पायसीकरण क्या होता है? तो वसा के सरल रूप को ही पायसीकरण कहते हैं। वसा के सरलीकरण को हम क्या कहते हैं? पायसीकरण। और पायसीकरण करते हैं और ताकि वसा का पाचन हो सके। देखिए, बिना पायसीकरण का वसा का पाचन संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि वसा बहुत जटिल होते हैं। आप सपोज दैट एक एग्जांपल मान लीजिए कि इतना बड़ा चट्टान है, पत्थर है, और कहेंगे कि डायरेक्ट इसको पीसने के लिए, तो वो तो बहुत जटिल होगा, कठिन होगा। तो अगर हम मान लीजिए इतना बड़ा चट्टान को अगर छोटे छोटे टुकड़ों में अगर हम पहले तोड़ देते हैं और उसके बाद छोटे छोटे टुकड़ों को पीसेंगे तो उसमें तो आसानी होगी। एकदम से वैसा ही होता है कि वसा बहुत ही जटिल होते हैं। तो वसा को पहले जो है उसके अणुओं को तोड़कर सरल बनाते हैं, और सरल बनाने के बाद जो है, जब सरल बना देंगे तो पायसीकरण कहेंगे, और सरल बनाने के बाद जो उसका पाचन होता है। अगर हम पित्त रस की बात करें तो पित्त रस में इसमें कोई भी एंजाइम नहीं होते हैं। यकृत का काम जो है पाचन तंत्र में इतना ही है, लेकिन यकृत का आगे और भी कार्य है। यकृत का अन्य कार्य भी है। यकृत के अन्य कार्य की बात करें, यकृत के अन्य कार्य क्या है? तो देखिए, यकृत जो है प्रोटीन के उपापचय में काम करते हैं। प्रोटीन के विघटन के फलस्वरूप जो है उत्पन्न विषैला अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित कर देते हैं। देखिए, जब यकृत प्रोटीन का विघटन करते हैं, यानी कि प्रोटीन का जब उपापचय करते हैं, तो होता क्या है कि अमोनिया उत्पन्न करते हैं। तो अमोनिया जो अधिक विषैला है, और यकृत उस अधिक विषैले अमोनिया को तुरंत कम विषैले यूरिया में बदल देता है। और यूरिया जो है समय के साथ जो है, समय के अनुसार जो है मूत्र के साथ जो है बाहर निकल जाते हैं। उसके बाद अगला काम की हम बात करें तो यकृत जो है प्रोटीन की अधिकतम मात्रा को जो है कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तन कर देते हैं। क्यों परिवर्तन कर देते हैं? क्या करना जरूरी है? तो एकदम जरूरी है। कैसे? तो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट में अधिक सरल जो है कार्बोहाइड्रेट है, और प्रोटीन जो है जटिल है। तो कार्बोहाइड्रेट को प्रोटीन को अगर कार्बोहाइड्रेट में बदलने से ये होता है कि शरीर को जब ऊर्जा की जरूरत पड़ती है तो शरीर जो है आसानी से जो है कार्बोहाइड्रेट को जो है ऊर्जा में बदल लेते हैं। उसके बाद में अगला पॉइंट की बात करें तो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियमित बनाए रखते हैं। कैसे बनाए रखते हैं? तो जब कार्बोहाइड्रेट को उपापचय करते हैं तो उसी समय ग्लूकोज का निर्माण होता है। तो ग्लूकोज का जब निर्माण होता है तो यकृत क्या करता है कि ग्लूकोज को ग्लाइकोजेन में बदल देते हैं, और ग्लाइकोजेन को यकृत के कोशिका में जो है सिंचित पोषक तत्व के रूप में जो है संचित कर देते हैं। और समय के अनुसार जब शरीर में जो है ग्लूकोज की मात्रा की कमी होती है तो यकृत फिर से क्या करते हैं कि संचित ग्लाइकोजेन को जो है ग्लूकोज में बदल देते हैं, और इस प्रकार जो है शरीर में जो है ग्लूकोज की मात्रा नियमित बनी रहती है। अगले पॉइंट की बात करें तो भोजन में वसा की कमी होने पर जो है यकृत जो है कार्बोहाइड्रेट के कुछ भाग को जो है वसा में परिवर्तन कर देते हैं। यानी कि भोजन में जैसे वसा की कमी होगी तो कुछ कार्बोहाइड्रेट को जो है लीवर जो है वसा में परिवर्तित कर देगी। अगला जो है हिपेरिन, जो कि एक प्रोटीन है, उसका संश्लेषण करती है। संश्लेषण, बायोलॉजी में संश्लेषण का मतलब निर्माण होता है। अब सुनिए, अब हिपेरिन प्रोटीन का काम क्या है? तो देखिए, शरीर के अंदर ब्लड जमते नहीं है बल्कि ब्लड रनिंग अवस्था में होते हैं। शरीर के अंदर ब्लड इसलिए नहीं जमते हैं क्योंकि शरीर के अंदर जो है ब्लड में जो है हिपेरिन नामक प्रोटीन पाए जाते हैं, और हिपेरिन के ही कारण जो है ब्लड नहीं जमते हैं। लेकिन ये हिपेरिन जो है वायु के संपर्क में आकर जो है मृत हो जाते हैं, और जब हिपेरिन ब्लड में मृत हो जाएगी तो वही ब्लड जम जाता है। जैसे कि देखते हैं कि बकरी को अगर जब काटे जाता है तो बकरी को जब काटते हैं तो तुरंत बाद ब्लड तो ब्लड रहता है, लेकिन कुछ देर बाद होता क्या है कि ब्लड में उपस्थित हिपेरिन वायु के संपर्क में आता है तो हिपेरिन मर जाते हैं, और जब हिपेरिन मर जाते हैं तो ब्लड क्या हो जाता है? जम जाता है। तो शरीर के अंतर्गत जो है ब्लड नहीं जमते, किसके कारण? हिपेरिन के कारण। उसके बाद में फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं, यानी कि यकृत जो है निर्माण करते हैं फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन का। देखिए, फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन का कार्य क्या है? जब शरीर के कोई भी अंग कटते हैं, मान लीजिए अगर यहाँ से उंगली कट गया, तो जब उंगली कट गया तो होता क्या है कि ब्लड में फाइब्रिनोजीन है जिसको यकृत ने निर्माण किया है। तुरंत फाइब्रिनोजीन जो है वहां पर उपस्थित होंगे जहां पर जो है कोई भी पार्ट्स कट गए हैं, और वहां पर उपस्थित होने के बाद अंग के अंदर से जो है जाल के जैसे बिछा लेंगे, और जाल के जैसे घेर कर जो है ब्लड को जो है शरीर के बाहर निकलने नहीं देंगे। इस प्रकार फाइब्रिनोजिन जो है रक्त को थक्का बना देता है, यानी कि रक्त को जमा देता है। कब? जब शरीर के कोई भी पार्ट्स करते हैं तब। और हिपेरिन जो है रक्त को थक्का नहीं बनने देता है। कब? शरीर के अंदर।
उसके बाद में अगला पॉइंट की बात करें तो रक्त में एक बिलिरुबिन नामक पिगमेंट होते हैं जिसका रंग पीला होता है, और इसी बिलिरुबिन के ही कारण जो है शौच का रंग जो है पीला होता है। होता क्या है कि रक्त में अगर बिलिरुबिन अधिक हो जाएगा तो उसका अवशोषण करता है कौन? यकृत। अवशोषण करना जरूरी है। अगर मान लीजिए यकृत किसी कारणवश रक्त से बिलिरुबिन को अवशोषित न करे तो होगा क्या कि त्वचा पीली पड़ जाएंगे, जीभ पीली पड़ जाएंगे, आंख पीले पड़ जाएंगे, मूत्र का रंग पीला हो जाएगा, और इस रोग को पीलिया कहते हैं या जॉन्डिस कहते हैं या हेपेटाइटिस ए कहते हैं। हेपेटाइटिस ए जब खतरनाक हो जाएगा तो हेपेटाइटिस बी हो जाएगा, और जब हेपेटाइटिस तब उसका नाम हेपेटाइटिस बी हो जाते हैं, और जब हेपेटाइटिस बी जब और अधिक खतरनाक हो जाएगा तो उसको हम हेपेटाइटिस सी कहते हैं, और हेपेटाइटिस सी में जो है आदमी की मौत हो जाती है। जॉन्डिस की ये 3 चरण होते हैं, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी। ए नॉर्मल यानी कि पीलिया जब हो गया तो, और वहीं जब अधिक हो जाएगा जॉन्डिस तो हेपेटाइटिस बी, और सबसे ज्यादा जब घातक हो जाएगा तो हेपेटाइटिस सी। उसमें जो है बचने के चांस बहुत कम होते हैं। अगला पॉइंट की बात करें तो भ्रूण में ब्लड का निर्माण करते हैं। भ्रूण होता क्या है देखिए, अगर कोई भी बच्चा माँ के गर्भ में है तो उसको हम भ्रूण कहते हैं, लेकिन वही बच्चा जब जन्म ले लेगा बाहरी दुनिया में आ जाएगा तो उसको हम शिशु कहते हैं, यानी कि माँ के गर्भ में पल रहे बच्चे को हम क्या कहते हैं? भ्रूण। तो भ्रूण में जो है ब्लड का निर्माण करते हैं, लेकिन वही जब जन्म ले लेते हैं तो उसको शिशु कहते हैं नहीं, और जब शिशु में जो है ब्लड का निर्माण कहाँ होते हैं तो अस्थि मज्जा में होते हैं और यकृत में भी कुछ होते हैं। उसके बाद में अगला पॉइंट ये है कि मृत आरबीसी को नष्ट करते हैं। देखिए जब आरबीसी नष्ट हो जाते हैं तो पीलिया में चले जाते हैं, यानी कि तिल्ली या उसी को स्प्लीन भी कहते हैं, और उस स्प्लीन में मृत आरबीसी को नष्ट करने का काम जो है कौन करते हैं? तो यकृत करते हैं। और भी हालांकि काम है, और काम ये है कि जब हम कुछ खाते हैं कैरोटीन नामक, जिसमें कि अगर कोई पोषक तत्व पाए, जैसे कि गाजर खा लिए तो गाजर में कैरोटीन होता है, तो उस कैरोटीन से जो है विटामिन ए का संश्लेषण करते हैं, निर्माण करते हैं, और उसको जो है यकृत जो है अपनी कोशिका में रख लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं, और जो है समय के अनुसार या जरूरत के अनुसार जो है फिर से जो है अंग को, शरीर को जो है प्रोवाइड करते हैं। देखिए शरीर का जो यकृत जो होता है, यकृत जो अंग है वो जो है शराब के अधिक सेवन करने से या जहर से जो है सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है, और यकृत जो है खत्म हो जाते हैं, तब बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति अधिक शराब का सेवन करते हैं तो उसमें लीवर ही डैमेज होता है, या कोई व्यक्ति अगर जब जहर खा लेते हैं तो जहर खाने में होता क्या है कि उसमें जो है जो डैमेज करने वाला अंग है वो है लीवर। किसी व्यक्ति को अगर जहर खाने में अगर जहर मिलाकर दे दिया जाए तो उसको पता लगाने के लिए, अगर पोस्ट में उसको पता लगाने के लिए जो है लीवर जो है एक बहुत बड़ा सुराग होता है। हो गया तो लीवर यकृत हो गया। अब अगला टॉपिक जो है यहाँ पर अग्न्यास है। अग्न्याशय की बात करें तो अग्न्याशय, जिसको अंग्रेजी में हम पैनक्रियाज भी कहते हैं, अग्न्याशय जो कि शरीर का दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। पहला यकृत और दूसरा जो है अग्न्याशय है। अग्न्याशय एक मिश्रित ग्रंथि है। मिश्रित ग्रंथि का मतलब ये हुआ कि ये जो अग्न्याशय जो है अंतःस्राविक ग्रंथि का भी काम करता है और बाह्यस्राविक ग्रंथि का भी कार्य करता है। अंतःस्राविक ग्रंथि का मतलब ये हुआ कि कोई भी ऐसा ग्रंथि जो या तो हार्मोन बनाए, या तो एंजाइम्स बनाए, या तो जूस बनाए, और बनाने के बाद शरीर के किसी भी अंग को डायरेक्ट ब्लड से होकर अगर भेजे तो उसको हम अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं। लेकिन कोई भी ऐसा ग्रंथि जो एंजाइम्स बनाए या हार्मोन बनाए या कोई जूस बनाए और बनाने के बाद किसी शरीर के अंग को एक नली के माध्यम से होकर भेजती है तो ऐसे ग्रंथि को हम बाह्यस्रावी ग्रंथि कहते हैं। लेकिन ये अग्न्याशय जो है अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों का काम करती है, इसलिए इसको हम मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। और पूरे बॉडी में जो है एक ही मिश्रित ग्रंथि होती है और वो होती है अग्न्याशय। अगला पॉइंट है अग्न्याशय होता कहाँ है, तो अमाशय के ठीक नीचे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये अमाशय है और अमाशय के जस्ट नीचे यहाँ पर सी के आकार की है अंग, और इसको हम क्या कहते हैं? अग्न्याशय। अग्न्याशय की बात करें तो ये जो है एसिनर कोशिका का बना होता है। एसिनर कोशिका का बना होता है। कोशिका से अग्न्याशी रस स्रावित करता है कि नहीं? अग्न्याशय जो है किस कोशिका का बना होता है? तो एसिनर, और एसिनर कोशिका जो है अग्न्याशय से अग्न्याशी रस को स्रावित करता है। और 3 प्रकार के जो है एंजाइम्स होते हैं,
जो कि अग्न्यासी रस में। कौन कौन? एमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन। एमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन। एमाइलेज की बात करें तो एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को पचाता है, लाइपेज वसा को पचाता है, और ट्रिप्सिन जो है प्रोटीन को पचाता है। और इस प्रकार जो है अग्न्यासी रस को जो है संपूर्ण पाचक रस हम कहते हैं। अगला पॉइंट की बात करें तो यहाँ तक तो जो है पाचन के लिए, यहाँ तक जो है ये यहाँ तक जो पॉइंट जो था ये पाचन तंत्र में इतना काम करता है। लेकिन ये वाला जो पॉइंट है, 3-4 जो पॉइंट है, ये जो है हार्मोन में काम करता है। ये जो है हार्मोन में काम करता है। कैसे? तो एसिनर कोशिका के बीच में जो है अल्फा, बीटा और गामा नाम की छोटे छोटे 3 कोशिकाएं के गुच्छे होते हैं, और उन तीनों कोशिकाएं के गुच्छे को हम लैंगरहंस की द्वीपिकाएं करते हैं। क्या कहते हैं? लैंगरहंस की द्वीपिकाएं। और ये लैंगरहंस की द्वीपिकाएं जो है हार्मोन का स्रावन करती है। किसका स्रावन करती है? हार्मोन का। इसमें 3 कोशिकाएं अल्फा, बीटा, गामा। अल्फा की बात करें तो अल्फा जो है ग्लूकेगॉन नामक हार्मोन का स्राव करती है, बीटा इंसुलिन नामक हार्मोन का स्राव करती है, और गामा जो है सोमैटोस्टेटिन नामक हार्मोन का स्रावन करती है। अब कार्य क्या है? देखिए, ग्लूकेगॉन हार्मोन जो है, जो अल्फा से स्रावित होती है, ये ब्लड में जो है शर्करा को बढ़ाते हैं। शर्करा मतलब शुगर को, या हम कह सकते हैं कि ग्लूकोज भी नहीं, यानी कि शुगर के जो लेवल जो है, ब्लड में जो शुगर का जो लेवल है उसको ये बढ़ाते हैं। कौन? ग्लूकेगॉन। लेकिन बीटा जो है बीटा से जो इंसुलिन हार्मोन स्रावित होते हैं, और ये इंसुलिन हार्मोन जो है शरीर में जो है शर्करा के लेवल को घटाते हैं। ये शर्करा या शुगर या ग्लूकोज के लेवल को घटाते हैं। लेकिन होता क्या है कि जब मोटापा बढ़ते हैं, यानी कि मोटापा आता है, या जब उम्र बढ़ते हैं, तो उम्र बढ़ने के साथ साथ होता क्या है कि ये बीटा कोशिका काम करना बंद कर देता है। और जब बीटा कोशिका काम करना बंद कर देगा तो इंसुलिन हार्मोन स्रावित नहीं होगा, और जब इंसुलिन हार्मोन स्रावित नहीं होगा तो इस शर्करा को घटाएगा नहीं। यहाँ पर देखिए शर्करा बढ़ेगा, ये ग्लूकेगॉन हार्मोन निकलेगा, क्योंकि अल्फा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो ग्लूकेगॉन हार्मोन निकलेगा और ये शर्करा की मात्रा को बढ़ाएगा। लेकिन यहाँ पर इंसुलिन काम ही नहीं कर रहा है, तो इंसुलिन काम नहीं कर रहा है तो शर्करा को लेवल को घटा भी नहीं करेगा। तो ब्लड में होगा क्या कि शुगर की मात्रा जो है बढ़ जाएगी, और जब शुगर की मात्रा बढ़ जाती है ब्लड में, तो वैसे रोगों को हम मधुमेह या डायबिटीज कहते हैं। नहीं, और डायबिटीज एक ऐसा बीमारी है जिसको दवा से ठीक ही नहीं किया जाता, पूर्ण रूप से ठीक ही नहीं किया जाता, बस इसको लेवल को कंट्रोल किया जाता है। उसके बाद में हम गामा कोशिका की बात करें, जो कि सोमैटोस्टेटिन हार्मोन को स्रावित करते हैं। ये क्या करते हैं? तो पाचन तंत्र की गतिविधि को नियंत्रित करते हैं और अन्य कार्य भी करते हैं। अग्न्याशय की बात करें तो अग्न्याशय यहाँ पर समाप्त हो गया। कल जो है इसका अगला पार्ट लेंगे, और अगला पार्ट में जो कल जो है छोटी आंत और साथ में बड़ी आंत वो हम यहाँ पर हम कंप्लीट करेंगे। आज के लिए इतना ही। तब तक धन्यवाद। आपको कमेंट में बताना है कि वीडियो कैसा लगा।